नमस्कार दोस्तों। फ्रांस की क्रांति की अगली सीरीज में हम आपके साथ लेकर आए हैं। देखिए, फ्रांस की क्रांति का के आर्थिक कारण। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं फ्रांस की क्रांति के आर्थिक कारण, जो हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। देखिए, फ्रांस की क्रांति के क्या क्या कारण थे। पहला है दोषपूर्ण अर्थ विभाजन, फिर दोषपूर्ण कर विभाजन, फिर व्यापारिक दशा, फिर ऋण का भार। इन चारों को समझने से पहले ये चारों किस लिए आए, ठीक है, तो उनको समझते हैं। देखिए, तो जो फ्रांस का जो राजा था, यानी कि जो फ्रांसीसी साम्राज्य था, तो वो उसमें देखिए जो बूर्बो राजवंश था, ठीक है, हमने आपको बताया था कौन सा राजवंश, बूर्बो राजवंश। अब बूर्बो राजवंश में जो राजा हुए कौन सा, जो लुई 14वां, ठीक है, फिर लुई 15वां, इसके बाद में लुई 16वां, ठीक है। अब देखिए इन तीनों ने क्या क्या किया था। इन्होंने क्या किया, लगातार युद्ध किए। इसने क्या किया, लुई 14वें ने लगातार युद्ध किए। लगातार युद्ध मतलब राजकोष खाली, ठीक है, राजकोष खाली। अब जो लुई 15वां था, उसने कौन कौन सा, इसने पोलैंड का और ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध लगा, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध लगा, ठीक है। तो अब जब इसने भी युद्ध लगे, तो इसका मतलब ये भी राजकोष इसने भी खाली किया, ठीक है, राजकोष खाली। अब इसके बाद में लुई 16वां, इसने क्या किया, इसने जो अमेरिका के जो 13 उपनिवेश थे, अमेरिका के 13 उपनिवेशों के लिए युद्ध किया, ठीक है, अमेरिका के 13 उपनिवेशों का युद्ध लगा। अब इतना जब युद्ध लगा, तो यहां पर क्या हो गया, राजकोष खाली, राजकोष खाली, ठीक है। अब देखिए, आप इसको इस तरह से समझिए कि जैसे आप किसी पॉलीथीन लीजिए, एक पॉलीथीन, पॉलीथीन में आप पानी भर लीजिए, आप उसको लेके आप कहीं तक भी जा सकते हैं। लेकिन जब अगर आप पॉलीथीन में अगर आप छोटा सा छेद कर दे सुई से जब आप छेद कर देंगे, तो धीरे धीरे पानी क्या होगा, उससे निकलता जाएगा। तो पानी जब निकलता जाएगा, तो इसका मतलब वो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि पानी जो है उस पन्नी में पानी कहीं भी रहेगा ही नहीं, पूरी खाली हो जाएगी। तो जो राजकोष था फ्रांस का साम्राज्य का, तो ये राजकोष इसी तरह खाली हुआ। भाई इन्होंने लगातार युद्ध लगे, तो राजकोष ये भी खाली करते गए। इन्होंने भी पोलैंड के, ऑस्ट्रिया के सप्तवर्षीय युद्ध लगे, इन्होंने भी क्या किया, पूरा राजकोष खाली। और जो बचा कुचा था लुई 16वें ने खाली कर दिया, और उसकी महारानी जो आई थी, कौन से, राष्ट्रीय ऑस्ट्रिया की महारानी कौन, मारिया एंटोनेट। इन सबने मिलकर जब राजकोष पूरी तरह से खाली कर रहे हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है, ये युद्ध की कंडीशन की आर्थिक तो युद्ध फ्रांस का जो आर्थिक दशा है वो क्या होगी, कमजोर हो जाएगी। जब हमारे पास पैसा ही नहीं रहेगा, तो हमारी आर्थिक दशा क्या हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब इसके बाद में ये देखिए दोषपूर्ण अर्थ विभाजन। अर्थ विभाजन का मतलब होता है वहां पे जो समाज था, जो हमने आपको बताया था ना। देखिए फ्रांस में दो तरह के लोग, ठीक है, एक अमीर, ठीक है, दूसरा दरिद्र यानी कि गरीब, ठीक है। अब अमीर तो ऑलरेडी अमीर होता चला जा रहा है, और जहां तक फ्रांस की जो 80% भूमि है, भूमि के मालिक तो यही लोग हैं। इसमें पादरी भी आ जाते हैं, सामंत भी आ जाते हैं, कुलीन वर्ग सब लोग आ जाते थे। अब दरिद्र में जो गरीब किसान है, चर्मकार है, मोची है, नाई है, हलवाई है, ये सब अमीर दरिद्र, तो इनको और भी ज्यादा सताया जा रहा था, इसे और ज्यादा कर लिया जा रहा था। अब ये क्या कर रहे थे, कर लगा। अब जब इसने अमेरिका के 13 उपनिवेशों का युद्ध लगा, और इसके बाद राजकोष जब खाली हुआ, तो इसने स्टेट्स जनरल की सभा बुलाई। अब स्टेट्स जनरल की जब सभा बुलाई, तो उसमें बोला कि कर लगाओ। अब कर लगाने के बाद इनके पास पैसा होना भी तो चाहिए, तो ये लोग क्या करते थे, कुल मिला के इनसे पैसा जबरन छीन लिया करते थे। अब ये यानी कि इनकी आय का 80% जो है, 80% हिस्सा यही लोग ले लेते थे। अब 20% वो अपने गरीब क्या कर रहा था, अपने बीवी बच्चों को सबको पाल रहा था। तो ये क्या होगा, फिर ये जब गुस्सा आ जाएंगे, भाई कब तक सहेंगे, तो ये गुस्सा आने के बाद इन्होंने आर्थिक क्रांति कर दी। अब आ जाइए, अब दोषपूर्ण कर विभाजन। कर विभाजन में जो था, ये सबसे बड़ी गलत बात थी कि कर विभाजन जो था वो दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए।
यानी कि जो चर्च के जो पादरी लोग थे उनको भी देना चाहिए था कि भाई वो भी कर के लिए। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जैसे यहाँ पे जो हमने आपको बताया था ना कि प्रथम स्टेट, फिर द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। अब तृतीय स्टेट इसमें जो है ये क्या थे, कर मुक्त थे। ठीक है, ये भी क्या थे, कर मुक्त थे। ठीक, अब ये भी क्या थे, ये कर मुक्त नहीं थे, ये इनको कर देना पड़ता था। ठीक है, अब देखिए ये लोग क्या करते थे, कर इनके पास जैसे पादरी लोग थे तो ये लोग क्या करते थे, टैक्स लगा लेते थे, छीन लेते थे इनसे। ठीक है, अब ये कैसे भी करके ये क्या कर लेते थे। अब इसमें क्या होता था कि लोगों को जैसे राजा क्या करता था, जैसे अपने यहाँ देखते हो ना कि कोई एक बड़ा एरिया डिसाइड कर लिया, जैसे मान लीजिए कोई 5 एरिया है। ठीक, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। ठीक, ये इससे ये तो ये क्या है, ये 5 एरिया। ठीक है, अब राजा ने कहा ये 5 एरिया, तो इसका ठेका कौन लेगा, इसका ठेका कौन लेगा, इसका ठेका, इसका ठेका और इसका ठेका, सबका अलग अलग एरिया का ठेका दे। अब जो राजा को सबसे ज्यादा टैक्स देता था उसका ठेका राजा क्या कर देता, ये लोग इनको दे देता था। अब ये लोग क्या करते थे, राजा को यहाँ से वसूला हुआ जैसे इतना वसूल रहे हैं तो इतना हिस्सा राजा को दे दिया, बाकी का हिस्सा क्या करे, पूरा अपनी जेब में कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से जब राजकोष में पूरी तरह से पैसा जाएगा नहीं तो क्या हो रहा है, राजकोष खाली हो रहा है। जब राजकोष खाली होगा तो आर्थिक दशा क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अब सब यही लोग कर रहे हैं। अब जो यहाँ से ज्यादा पैसा दे रहा था उसको राजा ने यहाँ का ठेका दे दिया कि तुम यहाँ से पैसा वसूलो, हमको यहाँ पे पैसा दो। अब व्यापारिक दशा में तो इस तरह से दोस्तों कर विभाजन विधि क्या था, इस पे सबसे ज्यादा कर दिया जाता था, इन लोगों को कर देना ही नहीं पड़ता था। यानी कि इनके पास क्या था, इनके पास सिर्फ उत्तराधिकार थे, मतलब इनके पास जो है केवल और केवल अधिकार थे, इनके पास क्या था, उत्तरदायित्व था। ठीक, अब इसके बाद व्यापारिक दशा। व्यापारिक दशा में क्या हुआ था कि जैसे मान लो अब एक जगह से दूसरी जगह, ये 5 एरिया है, अब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो यहाँ पे नाप तौल की विधि बदल जाएगी। यहाँ पे 1 किलो पता चला 850 ग्राम, तो इस तरह से। अब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ चुंगी अलग से देना पड़ता था, बॉर्डर टैक्स अलग से देना पड़ता था, 4 तरह के टैक्स लग गए उस चीज पर। तो वो सामान यहाँ से चली, यहाँ पे क्या हो गई, महंगी हुई, यहाँ चली, यहाँ पे और ज्यादा महंगी हुई, यहाँ पे सस्ती हो गई तो यहाँ का प्रॉफिट ज्यादा हो गया, यहाँ पे कम। ठीक है, अब एक समान नाप तौल की विधि का भी नहीं था, कोई विधि नहीं थी एक समान कि हर एक चीज को एक समान तौर पे देखा जाए या नाप तौला जाए। अब हर जगह अगर जा रहे हैं 4 जगह तो वहां पे हर तरह का टैक्स लग रहा है, टोल टैक्स अलग लग रहा है, रोड का टैक्स लग रहा है कि हाँ हमारे यहाँ से गुजरोगे तो इतना पैसा देना पड़ेगा। तो इस तरह से व्यापारिक दशा भी क्या थी, बहुत ज्यादा खराब थी। ऋण का भार, अब देखिए ऋण का भार जो है ये तकरीबन $1 करोड़ के आसपास पहुंच गया था पूरे फ्रांस के ऊपर। क्यों, क्योंकि जो हमने आपको बताया ना कि लुई 14वें ने लगातार युद्ध किए, 15वें ने ऑस्ट्रिया का, पोलैंड का सप्तवर्षीय युद्ध, इन सबको लड़ने में क्या किया था, पूरा राजकोष खाली किया। तो इसमें ऊपर क्या चढ़ रहा था, कर्जा ही तो चढ़ रहा था। अब जब फ्रांस क्या था, कर्ज देने वालों में से नहीं कर्ज लेने वालों में से बन गया था। तो इस तरह से ऋण का भार जो है कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब टैक्स क्या कर रहे हैं, जनता के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, तो कहां तक का टैक्स लगाएंगे, जनता कहां तक का टैक्स पे करेंगे। तो इसलिए जनता जब दुखी हो गई तो उसने क्या कर दी, यहाँ पे क्रांति कर दी। ठीक है, तो इस तरह से जहां तक माना जाता है कि फ्रांस की क्रांति में आर्थिक कारण जो थे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, यानी कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो कारण था वो आर्थिक कारण ही था फ्रांस की क्रांति को संपन्न कराने का। ठीक है, तो आइए, तो ये था हमारा क्या, फ्रांस की क्रांति के आर्थिक कारण। तो आपको समझ में आया गया पूरा। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद में वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।